बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। जब से लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, देश में सभी पार्टियों के बारे में विश्लेषण किया जा रहा है। मैंने भी कई अपने वीडियो में कांग्रेस पार्टी के बारे में, इंडिया गठबंधन के बारे में, एनडीए गठबंधन के बारे में कई अपने वीडियो बनाए हैं। तब मेरे मित्रों ने और मुझे सुनने वालों ने सलाह दी कि आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया। वही भारतीय जनता पार्टी जिसने ये नारा दिया था कि अब की बार 400 पार और इस बार केवल 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है। हालांकि एनडीए को स्पष्ट बहुमत इस देश की जनता ने दिया है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो 2019 के चुनाव में 303 सीटें लेकर जीती थी, वो आखिर 240 पर क्यों आ गई। तो मुझे लगा कि आज इस विषय पे आपसे बात करनी चाहिए। देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एक उपाधि दी जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरेंस है। मतलब ये अन्य पार्टियों से अलग है। और उसके पीछे जो तर्क दिए जाते थे, उसमें जो बातें कही जाती थी कि ये कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। संगठन, इसमें जो संगठन है, इसमें संगठन के हमेशा चुनाव होते हैं। इस पार्टी में कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है। संगठन की सदैव सुनी जाती है। संगठन सर्वोपरि है। और इस पार्टी में हाई कमान कल्चर नहीं है। देश में दो पार्टियां ही कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी रही हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। जिन प्रमुख विशेषताओं के कारण इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती थी, वो यही थी कि ये पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है। अब इस पार्टी में जो हारने का या 240 सीटों पर सिमट जाने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि ये पार्टी डिफरेंस नहीं बची है। इस पार्टी में भी सत्ता के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो इसे दूसरी पार्टियों से अलग नहीं करती। हालांकि अभी भी इतनी स्थिति खराब नहीं है जितनी अन्य पार्टियों की है, क्योंकि इस देश की जो भी बड़ी बड़ी और पार्टियां हैं, वो लगभग सब परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं। भाजपा में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज भी उन सब पार्टियों से अलग है। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे संगठन में पहले चुनाव हुआ करते थे, आज संगठन में चुनाव नहीं होते। आज पदाधिकारी की नियुक्तियाँ संगठन में ऊपर से होती हैं। पहले चुनाव की औपचारिकता होती थी, आम सहमति से ही चुनाव होते थे। भारतीय जनता पार्टी में मैंने स्वयं देखा है कि कई बार चुनाव की स्थिति आई है। कम से कम मध्य प्रदेश में तो मैंने 2-3 बार देखा है कि दो लोगों के बीच चुनाव हुए। एक बार शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के लंबे समय मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके और विक्रम वर्मा के बीच भी चुनाव हुआ था। राष्ट्रीय लेवल पे तो मुझे याद नहीं है कि कभी चुनाव की स्थिति बनी हो, मगर प्रदेश लेवलों पर और ज़िला लेवलों पर मैंने कई बार चुनाव होते हुए देखे। आज ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आज यहाँ पार्टी में जो हाई कमान कल्चर बिल्कुल नहीं था, वो आज पार्टी में हाई कमान कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज सारी नियुक्तियाँ ऊपर से ही होती हैं, चाहे वो संगठन की हों और चाहे सरकार की भी हों। इन सब कारणों के कारण भारतीय जनता पार्टी, अगर मुख्य जो कारण है, यदि ये पार्टी अपनी पुरानी छवि के अनुसार काम नहीं कर रही है, यही इस पार्टी का सबसे बड़ा कमज़ोर हिस्सा है। अब मैं कुछ और बिंदुओं की बात आपसे करूंगा। सबसे पहला जो इसमें बिंदु है, आप अगर देश में देख रहे होंगे
तो बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इस पर चर्चा कर रहे हैं कि पार्टी में सही लोगों को टिकट नहीं दिया, पार्टी में दल बदलुओं को टिकट दिया। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिन लोगों को टिकट दिलाना चाह रहे थे तो उन्हें न दिला के उनकी अनदेखी की गई। ऐसे तमाम तरह की चर्चाएं आपने सुनी होंगी। मैं उससे कुछ अलग हट के आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इस पार्टी में जो गिरावट आई है उसका सबसे मुख्य कारण है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। देखिए, जब भी कोई कार्यकर्ता राजनीतिक पार्टी में काम करता है तो निश्चित रूप से उसकी सरकार से कुछ न कुछ अपेक्षा होती है। उसकी तो ठीक है, उसके परिवार वाले, उससे जुड़े हुए लोगों की अपेक्षा होती है कि फला व्यक्ति पार्टी में, संगठन में इस पद पर है और वो मेरा ये काम करा सकता है, तो उसे उन लोगों की इच्छा होती है कि उनका काम हो जाए। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की निरंतर उपेक्षा हो रही है, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो कारण है, इस बार जो नारा दिया गया, अब की बार 400 पार, ये नारा देने के पीछे कोई तर्क समझ में नहीं आया। क्योंकि 400 पार, अब की बार 400 पार क्यों 400 सीटें चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को नहीं समझा पाई। जबकि आप 2014 का चुनाव देखिए, तब भारतीय जनता पार्टी ने जो नारे दिए थे वो मैं आपको उसकी याद दिला रहा हूँ। अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ है भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये नारे अपने आप में पूर्ण थे कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है, इसके लिए हमें मोदी जी की सरकार चाहिए। देश में बहुत महंगाई है, इसके लिए हमें मोदी जी की सरकार चाहिए। और देश में जो बुरे दिन हैं, बुरे हालात हैं, उसे अच्छे दिनों में परिवर्तित करना है, इसलिए हमें मोदी की सरकार चाहिए। ये सारे नारे अपने आप में पूर्ण नारे थे। अब आप 2019 के नारों की तुलना करें, 2019 में फिर नारा दिया, फिर एक बार मोदी सरकार, मतलब 14 से 19 तक जो 5 साल हमने काम किया है वो इतना अच्छा काम किया है कि एक बार फिर मोदी सरकार, ये बहुत अच्छा नारा था। फिर दूसरा नारा था, मैं भी चौकीदार। जब कांग्रेस पार्टी द्वारा ये नारा दिया गया कि चौकीदार चोर है, उसके जवाब में ये नारा दिया गया कि मैं हूँ चौकीदार। और सब लोगों ने, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने ये अपनी डीपी पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने सभी जगह ये लिखा कि मैं भी चौकीदार। और एक और नारा 2019 में चला था, मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि उस समय देश में जो आतंकवाद पर प्रहार हुआ था, ये सारी चीज़ें ऐसी थीं, ये सारे नारे इस तरह के थे कि वो नारे अपने आप में पूरे थे। मगर अब की बार 400 पार, ये नारा अधूरा था और इस अधूरे नारे को कांग्रेस पार्टी और विरोधी दलों ने खूब भुनाया कि अब की बार 400 पार ये इसलिए करना चाहते हैं कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसका ठीक जवाब नहीं दे पाई। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ छुटवैये नेताओं ने, 3-4 ऐसे नेताओं के नाम उसमें आ रहे हैं जिन्होंने ये कहा था कि अब की बार 400 पार में 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान में संशोधन करना है। उसको संविधान बदलने के रूप में विरोधियों ने प्रचारित किया और भारतीय जनता पार्टी ने उन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें उल्टे टिकट दिए। इस कारण से, इस नारे के कारण भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मोड में आ गई। अब दूसरा जो बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगता है, वो है राम मंदिर का भव्य उद्घाटन। जैसे ही 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, इस आयोजन
से पूरे देश में एक ज़बरदस्त खुशी का माहौल था। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इस बारे में चर्चा की कि इस देश की जनता में अत्यधिक खुशी थी और उस खुशी को भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया कि अब तो हमें इस चुनाव में जीतना ही है, हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद जितने भी विश्लेषण हुए, उन विश्लेषणों में भी ये कहा गया कि अब तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, अब तो भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से देश में जीतना है। और संगठन के लोगों ने भी इसी तरह प्रचारित किया। मैं आपको अपने यहाँ की, मैं चूँकि टीकमगढ़ में रहता हूँ इसलिए मैं यहाँ की स्थिति के बारे में आपको बता सकता हूँ। लोकसभा चुनाव के लिए जब पहली मीटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें मैं भी था, तो जो हमारे संगठन के पदाधिकारीगण आए थे उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो बात कही वो ये कही कि चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं। और उन्होंने पूछा सब कार्यकर्ता जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, सब लोगों ने हाँ में हाँ मिलाया। उनने मतलब पहले दिन ही ये स्पष्ट कर दिया कि हम चुनाव जीत रहे हैं, मतलब अब मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये उनने बोला नहीं, मगर उसका अर्थ यही होता है जब आप पहले दिन ये तय कर दें कि हम तो चुनाव जीतने ही वाले हैं। अब करना क्या है? करना ये है कि जो हमारी जीत है उसे हमें दुगना करना है। दुगना करना है मतलब जीत तो हम रही हैं, तो कार्यकर्ताओं के मन में ये बात बिल्कुल अंदर तक घर कर गई कि हम चुनाव जीत ही रहे हैं। और मुझे लगता यही लाइन पूरे देश में चली और कार्यकर्ता ये मान के बैठ गया कि अब की बार तो हम जीत ही रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े प्रदेश के पदाधिकारी ये बातें कर रहे हैं कि हमें केवल मार्जिन बनाना है। और 2014 और 2019 का जो चुनाव के रिजल्ट थे उसमें सही में इतनी ज़बरदस्त लहर थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कि जिसे भी टिकट मिल गया समझ लो वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद बन गया। यही बात 2024 में भी मानी गई और टिकट वितरण में, जबकि पूरे देश में 40% लोगों के टिकट काटे गए, जो वर्तमान सांसद थे उनके 40% टिकट काटे गए, मगर उत्तर प्रदेश में केवल 26% टिकट काटे गए। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? और दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा कि इन्होंने दल बदलुओं को टिकट दिए और दल बदलुओं को अपनी पार्टी में शामिल किया। ये भी हारने का बहुत बड़ा कारण है। जो वॉशिंग मशीन का जो विरोधी दल आरोप भाजपा पे लगाते थे वो भाजपा पे चस्पा हो गया, क्योंकि कल तक आप जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके आरोप लगाते थे उन नेताओं को अपने दल में शामिल करके और उन्हें कहीं राज्यसभा की सीट दे दी गई, कहीं लोकसभा का टिकट दे दिया गया। तो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे बिल्कुल चस्पा हो गया कि भाजपा में आते ही वॉशिंग मशीन में ये सारे प्रत्याशी धुल जाते हैं। और उसका एक मैं आपको आंकड़ा भी दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 110 दल बदलुओं को टिकट दिए पूरे देश में और उसमें जीते कितने? 41, मतलब 60% के लगभग जिन्हें आपने टिकट दिया वो चुनाव हार गए। तो आपको 240 सीटों पर तो आना ही था। एक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये रहा है चुनाव का कि पूरा चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में तो लड़ाई गया, मगर मोदी जी पे निर्भरता इतनी ज़्यादा हो गई कि हर आदमी को ये लगता था कि बस मोदी जी हमारे यहाँ एक सभा कर दें और हम चुनाव जीत जाएंगे। और संगठन, चूँकि संगठन को तो पहले ही बता दिया गया था कि हम जीत रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी बता दिया गया था कि हम तो जीत ही रहे हैं, बस मार्जिन बढ़ाना है। इसलिए बहुत से कार्यकर्ता जो मेहनत से काम करना चाहते थे उन्हें पहले दिन ही आपने उनकी मानसिकता बदल दी और मोदी जी पर अत्यधिक निर्भरता होने के कारण पूरा दबाव मोदी जी पर आ गया। और मोदी जी ने लगभग, मोदी जी 74 वर्ष के हैं, उन्होंने इतनी अथक मेहनत की है इस चुनाव में, इतनी अथक मेहनत की है कि शायद ही कोई नेता इस देश में कर सकता। इस उम्र में प्रतिदिन
कम से कम 3 सभाओं से कम नहीं की उन्होंने, और जाने कितने रोड शो, अगर 2 सभाएं होती थी तो एक रोड शो भी होता था, और कितने इंटरव्यू। मोदी जी ने इस बार लगभग 85 अखबारों को, चैनलों को, न्यूज़ एजेंसियों को इंटरव्यू दिए हैं, जबकि विरोधी दलों ने किसी का इंटरव्यू आया हो तो आया हो, बाकी किसी ने इंटरव्यू नहीं दी। इतनी अथक मेहनत करने के बाद हम तो ये कहेंगे इस वीडियो में कि यदि आज 240 सीटें आई हैं तो वो केवल मोदी जी की मेहनत के कारण आई। अगला बिंदु जो मुझे समझ में आया, उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी का एक पक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करता, और वो योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाने के लिए पार्टी को किसी भी स्तर पर डैमेज करने के लिए तैयार है। क्योंकि आम चर्चा ये है कि मोदी जी ने बहुत से सांसदों के टिकट काटने का आग्रह किया था, और चूंकि ये जन जन में चर्चा है, अखबारों में है, टेलीविज़न में है, यूट्यूब पर है, मैंने भी सैकड़ों लोगों से सुना है, तो यदि मोदी जी के आप पर कतरना चाहते हैं और देश की जनता यदि मोदी जी के बाद इस देश की जनता यदि किसी को सर्वाधिक रूप से पसंद करती है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। यदि योगी आदित्यनाथ के साथ किसी तरह की साजिश भारतीय जनता पार्टी का अगर ये गुट कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के पतन के लिए बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। इसलिए इस पे तत्काल विराम होना चाहिए, लगाम लगाई जानी चाहिए। जो हो गया सो हो गया। एक और बिंदु जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैंने बनारस के बहुत से नेताओं के वीडियो सुने, बहुत से नेताओं के वीडियो देखे। वहाँ मोदी जी के लिए नारा दिया गया, अब की बार 10 लाख पार, जबकि वहाँ केवल 19 लाख वोटर हैं। बनारस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जहाँ केवल 19 लाख वोटर हैं, उसमें से कितने % की वोटिंग होती है? अधिकतम 60%। अगर 60% की वोटिंग होती है तो उसमें से 10 लाख पार का नारा किसने दे दिया? और 10 लाख पार का मतलब है कि लगभग अगर 12 लाख वोट डलते हैं, उसमें से 10 लाख वोट अगर यदि मोदी जी को आ जाएंगे, क्या ये संभव है क्या? इस तरह का नारा वहाँ दिया गया, और वहाँ पर संगठन के द्वारा इतने नेताओं को पहुँचाया गया कि वहाँ का जो संगठन है वो कंफ्यूज था कि आखिर हम करें तो करें क्या। लोगों के पास काम नहीं था, क्योंकि इतने सारे VIPs वहाँ आए थे कि संगठन उन्हीं की देखरेख में लगा रहता था। और बहुत सारे ऐसे भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैंने सुना है, वो कहते थे मेरे पास कोई काम नहीं था। वो जो बाहर से नेता आए थे, जो बड़े बड़े नेता आए थे, वो केवल फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त रहते थे, क्योंकि उन्हें केवल फ़ोटो खिंचा के अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में जब ये स्थिति थी, तो आप अंदाज़ लगाइए कि बाकी देश में स्थिति क्या होगी। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है नूपुर शर्मा का प्रकरण। नूपुर शर्मा के बारे में आप सब जानते हैं, भाजपा की बड़ी तेज़ तर्रार प्रवक्ता थी। एक टीवी डिबेट में उन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी थी। वो मुद्दा मुसलमानों के द्वारा इस तरह से प्रचारित किया गया कि अंत में भारतीय जनता पार्टी को नूपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा, और उन्हें ना किसी डिबेट में नूपुर शर्मा आज कहाँ हैं किसी को नहीं पता। मतलब वो बिल्कुल गायब हो गई, उन्हें सुरक्षा दी गई, क्योंकि लोगों को ये डर था कि जिस तरह राजस्थान में कन्हैया लाल के साथ कुछ अतिवादियों उग्रवादियों ने उसका गला काट कर हत्या की थी, नूपुर शर्मा के बारे में भी उसी तरह के कुछ बयान आए थे। इस कारण उन्हें सुरक्षा देना आवश्यक था। मगर नूपुर शर्मा जैसी प्रवक्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी न्याय नहीं कर पाई।
आज नूपुर शर्मा किस हाल में और कहाँ हैं ये कहना मुश्किल है। ये प्रकरण भी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं अंदर से कटोसता है। और दूसरा जो बंगाल, पिछले लोकसभा चुनाव में आपको ध्यान होगा, बंगाल में अत्यधिक हिंसा हुई थी। वहाँ बहुत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए थे, उनको बुरी तरह से जख्मी किया गया था, लोगों के घर जला दिए गए थे। मगर इतना सब अन्याय और अत्याचार होने के बाद भी केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं दिखाई। फिर वही विधानसभा का फिर जब वहाँ चुनाव हुआ, फिर वहाँ हिंसा हुई, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रताड़ित होते रहे, हत्याएं होती नहीं। अभी जो संदेश खाली का जो प्रकरण हुआ, उसमें संदेश खाली में कितनी महिलाओं के साथ कितने वर्षों से बलात्कार हो रहे थे, अनैतिक काम हो रहे थे, उनकी ज़मीनों पे कब्जे थे। सब कुछ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जांच कराई, ईडी की टीम वहाँ जाती है, ईडी पे हमला हो जाता है। दूसरी ओर ममता बनर्जी जो संदेश खाली का गुनहगार था, उस गुनहगार एक ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता था, वो बहुत बड़ा कार्यकर्ता नहीं था, शेख शाहजहाँ, एक ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता के लिए मुख्यमंत्री ने पूरी जान लगा दी। ममता बनर्जी ने उसको बचाने के लिए पूरी सरकार दांव पे लगा दी, और वो एक ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता के लिए जब इस तरह से उनके संरक्षण के लिए काम करती हैं, हालांकि वो नैतिक बात नहीं है, अनैतिक बात है, मगर फिर भी कार्यकर्ता ये देखता है कि एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहाँ सैकड़ों लोग मर रहे हैं, पिट रहे हैं, घायल हो रहे हैं, ज़मीनें चल रही हैं, मकान में आग लगाई जा रही है, और वहाँ का पश्चिम बंगाल का समुचित इलाज ना करना। मेरे ख्याल से सरकार को बहुत पहले बर्खास्त हो जाती तो आज भारतीय जनता पार्टी को जो पश्चिम बंगाल में 18 सांसद की जगह जो आज 12 सांसद आए हैं, ये स्थिति ना देखनी पड़ती। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें मैंने प्रयास किया है कि संगठन की दृष्टि में ये सारी बातें आएँ, क्योंकि संगठन भारतीय जनता पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यदि संगठन की उपेक्षा होगी, संगठन की बात नहीं सुनी जाएगी, और अगर हाईकमान कल्चर भाजपा में कांग्रेस की तरह हावी हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में, क्योंकि अभी 3-4 विधानसभाओं के चुनाव भी हैं, इसलिए इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए, और विचार करने के बाद उसका समाधान निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? हालांकि आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मुझे अभी कुछ और बिंदुओं पे भी बात करना थी, और अत्यधिक लंबाई होने के कारण मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर कभी किसी दूसरे मुद्दे पर आपसे चर्चा करूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत दोस्तों।